लंबी देहर खदान भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, कहानी के आखिर में जो भी हॉरर कहानियां लिखना पसंद करते हैं और जिनकी शिकायत होती है कि मैं ज़्यादातर लोगों की कहानियां नहीं सुनाता, उनके लिए एक मैसेज है। मैं उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म ला रहा हूं जिनमें प्रतियोगिता और उनका फ़ायदा हो सके। तो आज की कहानी को अंत तक सुने और उस मैसेज को भी। आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। 50,000 से भी ज्यादा? 50,000, 20,000, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने पहले कभी ऐसी विनाशकारी दुर्घटना के बारे में सुना है? मैंने अपना सर ना में हिलाया। बूढ़े आदमी ने कहा, बच्चे के साथ वो औरत एक चुड़ैल थी। उनका चेहरा अब मेरे बहुत करीब था और मैं उसकी आंखों में एक चमक देख सकता था। वो एक विशेष प्रकार की चुड़ैल है। वो अकेली रहती है और कोई उन्हें परेशान करे उन्हें पसंद नहीं आता। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो हिंसक और प्रतिशोधी हो जाती है। फिर वो किसी के बारे में नहीं सोचती। फिर उस बूढ़े आदमी ने दीपांशु की ओर देखा जो अब तक चुप था और उसने कहा, भाई, यही वो चुड़ैल है जो तुम्हारी जमीन को भी नुकसान पहुंचा रही है। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी जमीन को भूल जाओ। तुम कुछ भी कर लो पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। एक बात जो उस बूढ़े व्यक्ति ने कही थी वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। अकेली रहने वाली चुड़ैल यानी सॉलिटरी विच। मैंने इससे पहले भी अपने शोध कार्य में इसके संबंध में पढ़ा था। पुराने ग्रंथों में अलग अलग तरह की चुड़ैलों का जिक्र मिलता है, जिनमें सॉलिटरी विच यानी अकेली रहने वाली चुड़ैलों को सबसे खतरनाक बताया गया है, जो अपने आकार, रूप और उम्र को बदल सकती है। शायद इसलिए वो एक बच्चे के साथ एक जवान महिला के रूप में दिखाई दी थी। ये चुड़ैलें उम्रहीन होती है, यानी उनकी कोई उम्र नहीं होती। कौन जानता है कि ब्रिटिश अधिकारी के मिलने से पहले वो कितनी सदियों से उन पहाड़ों में रह रही थी, और कौन जानता है कि वो कितनी शताब्दियों तक इस पहाड़ों में रहेगी। क्या हो अगर वो सच में अस्तित्व में है? मेरे मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब ढूंढने का एकमात्र तरीका यह था कि मुझे खुद लंबी देहर खदानों में प्रवेश करना होगा। और मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दीपांशु को लेकर खदान की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में हम खदान की गेट पर थे, लेकिन अब अंदर जाने के बारे में मैं दोबारा सोच रहा था, क्योंकि उस समय वहां सिर्फ हम दोनों ही थे और मैं दीपांशु के दांतों की किटकिटाने की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उस डरी हुई हालत में मैं दीपांशु को अपने साथ अंदर नहीं ले जाना चाहता था। मैं उसकी ओर मुड़ा। दीपांशु, तुम यहां रुककर क्या करोगे? मुझे खदान को अंदर से एक्सप्लोर करना है। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। मुझे लगा कि दीपांशु मेरी बात को सुनकर वहां से चला जाएगा, लेकिन उसने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। उसने मुझे गंभीरता से कहा, नहीं जय, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं और तुम्हें यहां अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने थोड़ा धीरे से उसे कहा, तुम समझे नहीं दीपांशु, मुझे ऐसी जगहों का अनुभव है, तुम्हें नहीं है। ऐसी जगहों पर अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके तो हालात बिगड़ सकते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब आत्माएं हम पर हावी हो जाती है जब हम डर जाते हैं। और मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि अगर तुम डर गए तो शायद इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मतलब वो मुझ पर कब्जा कर सकती है, यही ना? मैं इस विषय पर ज्यादा बोलकर उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बस इतना कहा, शायद हाँ, ऐसा हो सकता है। उसने एक पल के लिए उस पर विचार किया और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे।
सूरज क्षितिज पर किसी टुकड़े जैसा दिखाई देने लगा था, जो कि धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरता जा रहा था। यह देखकर कि दीपांशु मेरे साथ आने को लेकर काफी दूर था, मैंने खदान के गेट के अंदर अपना कदम रखा और वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मुझे आश्चर्य है कि यह खदान अब भी खुली है, यानी यहां कोई भी अंदर जा सकता है। मैंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उस बड़ी दुर्घटना को देखते हुए खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए था, या फिर कुछ और। दीपांशु ने कंधे उचकाने, हाँ, लेकिन आप जानते हैं अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। दरअसल यहाँ दिन के समय लोग बेरोक-टोक प्रवेश करते हैं। कुछ लोग यहाँ किसी भूतहा जगह पर रोमांच का अनुभव करने के लिए आते हैं, सेल्फी लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और ये यहाँ तक ही नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो अपने आसपास आपको शराब की बोतलें दिखाई देंगी। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। असल में ये उन सभी असहाय मजदूरों और खनिकों का अपमान करने जैसा है जो यहाँ मर गए थे। उसने और गंभीरता से कहा, माफ करे, लेकिन यही यहाँ का सच है। गेट के ठीक सामने पहाड़ पर एक बड़ा कंपाउंड बना हुआ था। यह समतल था और उगी हुई घास से ढका हुआ था। इस कंपाउंड के एक किनारे पर पत्थर की संरचनाओं की एक श्रृंखला थी जो समय के साथ खराब हो गई थी, और नहीं उन पर कोई छत भी थी। यहां आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, यही भूतहा जगहों की पहचान है। मैंने अपनी बात पर जोर देकर कहा, बिना छत के ढांचे और ये टूटी उधड़ी दीवारें। अब आसपास झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी थी। कभी कभी तो हमें रोशनी में चमकते जुगनू भी दिखाई दे रहे थे। अचानक हमारी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि जिस स्थान पर हम खड़े थे वो कभी प्रशासनिक ब्लॉक हुआ करता था, जो कि खदान का सबसे ऊपरी स्थान था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, आसपास सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा, यानी अब टॉर्च निकालने का समय आ गया था। मैंने अपने बैग से 2 टॉर्च निकाली और एक दीपांशु को दे दी। उसने मेरे साथ आने की जिद तो की थी, लेकिन उसके बावजूद अब उसकी सांसें ठंडी चल रही थी। मैंने उसके कंधे को थपथपाया और उसे अपने साथ आने का इशारा किया। चलते चलते वो एकदम से चिल्लाया। ये एक छोटी सी तेज चीख थी जिसने मुझे तुरंत उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया था। उसका एक पैर हवा में था और नीचे जमीन पर कुछ था जिस पर वो पैर रखने ही वाला था कि उसने अपना पैर हवा में ही रोक रखा था। ये क्या है? उसने बिना नीचे देखने की हिम्मत करते हुए मुझे पूछा। मैंने उस चीज पर टॉर्च का प्रकाश डाला। वो काला और क्षत विक्षत शरीर का कुछ था। मैं और करीब चला गया और मैंने करीब से देखा, और उसे देख मैं लगभग पीछे की ओर गिर पड़ा। वो 2 मरे हुए कौवे थे, बदबूदार। उनकी गर्दन शायद किसी दूसरे पक्षी ने बुरी तरह से मरोड़ और तोड़ दी थी। घावों से अभी भी खून बह रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उनकी मौत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने भी अपने आप को संभाला और उसे कहा, वो सिर्फ कौवे हैं, बेचारे मरे हुए हैं। दीपांशु ने राहत की सांस ली और अपना पैर साइड में जमीन पर रख दिया। उसे वहीं छोड़कर मैं ब्लॉक के अन्य इलाकों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। इन पर्वतीय इलाकों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। दरअसल अंधेरा होने के बाद ऐसी किसी नई और अनजान प्रेतवादी जगह में प्रवेश करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन मैं जानता था कि फिर मुझे यह आने का मौका मिलेगा भी नहीं, पता नहीं। सच कहूं तो ऐसी नई जगह में प्रवेश करने का सही तरीका यह होता है कि दिन के उजाले में ऐसी जगहों की रेकी की जाए और उसके बाद जांच के उपकरण लगाए जाए, और फिर जब रात हो तो जांच के लिए वापस लौट जाए। लेकिन मैंने अपने ही नियमों को तोड़ा था। हमने पूर्णिमा के चांद की हल्की रोशनी में उस जगह को स्कैन किया। मैं बिल्कुल किनारे तक चला गया था और अब मैं उस पहाड़ में बने उस विशाल खुले छेद तक आ गया था जो खदानों का प्रवेश द्वार था, और यहीं पर मैंने अपना मन बना लिया था। मैंने पहले भी नकारात्मक वाइब्स देने वाले स्थानों की जांच की है। दीपांशु के प्लॉट पर तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ खदानों के मुहाने पर मेरे शरीर की एक एक नस में झंझनाहट होने लगी। मुझे अपनी खोपड़ी पर एक रेंगने वाली सनसनी महसूस हुई। ठंडा पसीना आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर से कुछ निकल रहा हो।
ऐसे शारीरिक संकेत उत्पन्न कर अपने अंदर डर पैदा करना आत्माओं का एक तरीका है, और ये बिल्कुल उसी प्रकार का संकेत था। मुझे ऐसी चीजों से कभी इतना डर नहीं लगा था, लेकिन जब मैं लंबी देर खदानों के सामने खड़ा था, मुझे एक ऐसा डर महसूस हो रहा था जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या है? दीपांशु ने ठीक मेरे कान के पास आकर बोला। वहां कुछ है, कुछ बहुत बुरा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा और उसे कहा, आत्मा रात में जागती है, निशाचर होती है, और रात ही उनका समय होता है, और इसलिए रात पूरी अंधेरी होने तक मुझे बाहर इंतजार करना होगा। अभी अंदर जाना जल्दबाजी होगा। मेरी इस बात पर दीपांशु ने कुछ भी नहीं कहा। हमने वहीं आसपास कहीं इंतजार करने का निर्णय लिया और हम वापस गेट की ओर चल दिए। जैसे ही हम उस रास्ते पर वापस लौट रहे थे जहां से हमने प्रवेश किया था, एक क्षण ऐसा लगा कि हमारी नसें पूरी तरह से सुन्न हो गई हो। हम उसी जगह से गुजर रहे थे जहां दीपांशु का पैर मरे हुए कौवे पर पड़ने वाला था, और वहां पहुंचते ही हमें एक अनजान डर ने घेर लिया। जहां कमों की लाश पड़ी थी, वहां हमने कुछ हिलते हुए देखा। मैंने तुरंत ही अपनी टॉर्च को उस जगह पर घुमाया, लेकिन इससे पहले कि मैं ठीक से कुछ देख पाता, वो दोनों कौवे वापस जीवित हो गए थे। और उसके बाद जो देखा, उस पर तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने कौवों ने उड़ान भरी और वो आकाश में उड़ गए। जमीन पर पीछे बचा था तो बस खून का एक बदसूरत धब्बा। दीपांशु वो देखकर लगभग चिल्लाया, वो मरे हुए कौवे। लेकिन मैं फिर भी शांत रहा। वो तो उड़ गए। मैं अब और सतर्क हो गया था। मुझे पता था कि यह कोई सामान्य संकेत नहीं है। मैंने दीपांशु की घबराहट को शांत करने के लिए उसे आराम से कहा, दीपांशु, शायद वो मरे नहीं थे, शायद वो बस घायल हो गए थे। लेकिन आखिर कैसे? उनकी गर्दन तो, अरे हाँ, हो सकता है कि किसी शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया हो और वो उसके चंगुल से भाग निकले हो। वैसे भी कौवे बहुत होशियार और चालाक होते हैं। चलो छोड़ो इसे, हमें जल्दी से आगे जाना है। दीपांशु को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस अपना सिर हिलाते हुए मेरे पीछे चला। वो मेरा चेहरा नहीं देख सका। अगर देख लेता तो शायद उसे डर की झलक दिखाई देती। हम वहां से दूर जाकर रुक गए। वहां एक पत्थर पर बैठकर हम अपने मन को शांत रखने के लिए फिल्मों और क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा बातचीत पर जरा भी ध्यान नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। आसपास घना अंधेरा फैला हुआ था। यहां तक कि पूर्णिमा का चांद भी बादलों से ढक चुका था, मानो यहां कोई भयानक खेल होने वाला हो। दूर बसे घरों से निकलने वाले प्रकाश के बिंदुओं को छोड़कर वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फिर एक बार अपना मन बना लिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। दीपांशु भी बिना कोई सवाल किए मेरे पीछे पीछे खड़ा हुआ। उस वक्त हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। आसपास सब कुछ इतना गहरा शांत था कि हमें बात करने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे रखे उपकरण उठाए। जैसे ही हम खदानों की मुहानी की ओर बढ़े, मैंने दीपांशु को भी एक टॉर्च दे दी। फिर हम खदान से नीचे उतरे। सीलन भरी बदबू ने हमें प्रभावित करना शुरू कर दिया था। खदान के अंदर जाना यानी बिना किसी प्रकाश या हवा के अपने आप को एक बहुत संकरे और बहुत ही छोटी जगह में बंद करने जैसा है। ऐसी जगह किसी छोटे संकरे गलियारे जैसी होती है, पहाड़ों में काटी गई लंबी और घुमावदार सुरंगें। जब आप उनके अंदर चलते हैं तो आप इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकते कि आप पृथ्वी की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर सुरंग कहे या रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि केवल एक ही व्यक्ति गुजर सके। और ये सब कुछ मेरे लिए आज तक का सबसे डरावना अनुभव था। मैंने आज तक ऐसी जगहों को कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। यह किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था, और पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हमारा इंतजार कर रहा है। मेरे दिमाग में बार बार यहाँ की भयानक दुर्घटना और मरे हुए हजारों लोगों की बात चल रही थी। मैं हर पल ये सब सोच रहा था। दिमाग में तस्वीर उभर रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा यहाँ, कितना दर्द, कितनी चीखें गूंजी होंगी यहाँ।
वहां की मिट्टी की दीवारें मरे हुए हजारों मजदूरों की चीखों की गवाह थी। उन मजदूरों ने दीवारों की सतहों पर यहां से निकलने के लिए अपनी मुट्ठियां मारी होंगी, न जाने कितने घुसे मारे होंगे, दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। एक आदमी दूसरे को धक्का दे रहा होगा और जहां भगदड़ के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, वो किसी भीड़ की तरह एक ही जगह फंस गए होंगे। उनकी हिंसक आखिरी सांसें, उनकी सभी इच्छाएं और सपने, उन घबराहट भरे अंतिम क्षणों में सब खत्म हो रहा होगा, ये जानते हुए भी कि वो जिस चीज के लिए जी रहे थे वो अब शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। इन सब के बारे में सोचकर ही मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। इस जगह में इतनी नकारात्मक ऊर्जा थी कि आपकी नसों में बहता खून भी सूखता चला जाए। जल्द ही हम दोनों सुरंगों की उस भूल भुलैया में एक जगह पर आकर रुक गए। ये एक गोल कमरे जैसा बना था, जिसके बीचों बीच कुछ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। उसे देख लग रहा था कि शायद ये वो जगह होगी जहां पर मजदूरों ने लंबे घंटों काम करने के बाद आराम किया होगा। दीपांशु आगे बढ़कर एक पत्थर पर बैठ गया। मैं उसे जोर जोर से सांस लेते हुए देख सकता था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जोर जोर से सांस ले रहा हूं। हम काफी अंदर तक आ चुके थे और हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। अगले 15 मिनट तक हम यूं ही बैठे रहे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे झटका लगा। K2 मीटर की लाइटें अचानक खराब हो गई थी। जैसे ही दीपांशु और मैंने वो देखा, सभी 5 लाइटें तेजी से चमकने लगी, रेड लाइट तक, जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर जलती है। ये बहुत अजीब था और ऐसा होना असाधारण था। मेरे फील्ड में किसी भी पेशेवर को अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कुछ भी अनुभव हुआ नहीं होगा। इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, यहां कुछ ऐसा था जो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी चपेट में ले रहा था। मीटर इतना तेजी से चमक रहा था कि मैं मीटर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मीटर में हो रहा उतार चढ़ाव होना बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने दीपांशु की धीमी आवाज सुनी, जय। वो मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो क्या है? उसने अपने थरथराते हाथ की उंगली उठाई और किसी चीज की ओर इशारा किया। वो मेरे पीछे दूर किसी चीज को एकटक देख रहा था। तुम्हारे पीछे कुछ है जय? उसने आखिरकार ऐसी आवाज में कहा जिसने मेरे अंदर तक हलचल पैदा कर दी। सच कहूं तो मैं भी डर गया था, बहुत ज्यादा। ये मेरे लिए बिल्कुल डर का नया अनुभव था। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे ऐसा क्या था जिसने दीपांशु को इतना डरा दिया है। जिस तरह से वो मेरे पीछे देख रहा था, मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी क्षण है और मैं मरने वाला हूं। मैं शांत होकर नीचे बैठा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पीछे जो कोई चीज थी उसने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया था, लेकिन अगर मैंने उसे सीधे देखा तो ऐसा हो सकता था। और पीछे न देखने का एक कारण और भी था, दीपांशु का चेहरा। वो एक बेहद डरावनी तस्वीर जैसा लग रहा था। उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि मैं उसे इस जगह से दूर ले जाऊं। वो गिर सकता था, वो बेहोश हो सकता था, या फिर सदमे में उसकी मौत हो सकती थी। इसलिए उसे बचाना ज्यादा जरूरी था। दीपांशु, जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा करो, मैंने उससे धीमी आवाज में लेकिन काफी दृढ़ता से कहा। क्या हुआ? बस खड़े हो जाओ और चले जाओ। क्या? अभी चले जाओ, वक्त जाया मत करो। धीरे से उठो और दूसरे छोर पर बने एग्जिट गेट से यहां से चले जाओ, अभी इसी वक्त। दीपांशु ने फिर मेरी आंखों में देखा। वो धीरे धीरे शांत हुआ, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उठा। इस बीच K2 मीटर में उतार चढ़ाव बंद हो गया था। सभी लाइट सामान्य फील्ड स्थिति में वापस आ गई थी। उन्हें देख मैंने धीमे से पूछा, क्या वो चीज अब भी मेरे पीछे है? उसने ध्यान से पीछे देखा। नहीं। ठीक है, अभी सुनो, मैं इस खदान में और गहराई तक जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता।
तुम डरते हो बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा है कि तुम बाहर चले जाओ, तुम्हें खतरा हो सकता है। गेट के बाहर मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा। इस बार वो बिना कहीं देखे खड़ा हो गया। अपने आसपास देखने की या नजर घुमाने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने उससे फिर पूछा कि उसने मेरे पीछे क्या देखा था, लेकिन वो ठीक से बता नहीं सका। उसने बस इतना कहा कि एक बहुत बड़ी और धुंधली आकृति थी, बिल्कुल एक कौए की तरह, जिसके विशाल पंख थे। लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई भ्रम नहीं था। सिर्फ मैं जानता था कि ऐसा नहीं है। मैंने K2 मीटर पर लाइट के सिग्नल को तेजी से बढ़ते हुए देखा था। दीपांशु ने मेरी बात मान ली और थोड़ी हिम्मत कर वो वहां से चला गया। दीपांशु के जाने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। मेरे लिए आत्माओं को यह जानने की जरूरत थी कि मैं उन्हें परेशान करने नहीं आया हूं, और इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। निष्क्रिय बैठे रहना उन्हें ऐसा संकेत देने का एक तरीका है। जो चीजें मैंने सीखी है उनमें से एक ये भी है कि आपकी कोई अनचाही हलचल, कोई भी असाधारण हरकत उन्हें भयभीत और उत्तेजित कर देती है। यदि आप अधिक तेजी दिखाते हैं तो वो और अधिक द्वेषपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि जब आप सो रहे होते हैं तो असाधारण वस्तुएं आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, भले ही वो हर समय आपके साथ एक ही कमरे में मौजूद हो। जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पानी पिया और एक गहरी सांस ली, और फिर अपनी रोशनी उस सुरंग में डाली जो धरती के अंदर गहरी होती जा रही थी। मेरे लिए यह बात बहुत ही डरावनी थी कि मैं मौत के साए से घिरी उस जगह पर अकेला था। वहां से जिंदा बाहर निकलने की कोई उम्मीद थी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन का यह अब तक का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। मैं पीछे मुड़कर वापस लौट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दीपांशु को तो उस जगह से बाहर भेज दिया था, लेकिन अब मैं खुद ही अपनी सोच को नहीं रोक सका कि यह जगह बहुत ही भयानक और खौफनाक है, और हमारी दुनिया से परे इस दूसरी दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया था। लोग हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उन्हें रोमांचित कर दे। मेरे अंदर भी यही रोमांच था जो मुझे अंदर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोग ऊंची चट्टानों से कूदते हैं, कुछ मौत को मात देने के लिए कारों को भगाते हैं, और मैं ऐसी प्रेत बाधित जगहों को खोजता हूं, उन्हें एक्सप्लोर करता हूं, और एक तरह से अपने आप को ही चुनौती देता हूं। मैं अब खदानों के सबसे गहरे हिस्से के अंदर था, एक संकरे रास्ते पर चला जा रहा था, शायद जिस पर खनिक तब चले होंगे जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं कदम दर कदम जगह के हर इंच का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ता गया। वहां केवल मेरे कदमों की आवाज और मेरी आहें भरने और सांस लेने की आवाज थी, और एक और आवाज थी जिसे सुनकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया, और वो आवाज भी बंद हो गई। मैंने एक कदम और उठाया और फिर मैंने वो आवाज सुनी। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब मैं छोटे छोटे कदम उठा रहा था, और वो आवाज भी धीमी धीमी बढ़ती जा रही थी, ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जैसे वो आवाज मेरे करीब आ रही हो। समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की वो आवाज थी, या कुछ था वहां जो मेरा पीछा कर रहा है। ये बिल्कुल अलग था, कंकड़ पत्थर पर कदम रखने जैसी आवाज। और मैं एकदम से पीछे मुड़ा। मैंने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था जो भी मेरा पीछा कर रहा है। मेरे अचानक मुड़ने से उसे छिपने का मौका न मिलता, और अगर वो छिपने का प्रयास भी करता तो भी मुझे उसकी एक झलक तो जरूर दिखाई देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो चीज मेरा पीछा कर रही थी उसका छुपने का कोई इरादा नहीं था। यहां तक कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो चीज अपनी जगह पर रुक गई और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने जो देखा वो एक भेड़िए जैसा कोई जानवर था, या शायद कुछ और, लेकिन कुछ कुछ भेड़िए जैसा दिखाई दे रहा था। शायद वो जानवर इन खदानों की गहराई में भटक गया था, लेकिन मैं उसे देख इतना तो जान गया था कि ये कोई सामान्य जानवर नहीं है। ये जानवर, ये भेड़िया अपने आकार से कहीं अधिक लंबा था। उसकी आंखों में द्वेष की लाल चमक थी, जो शिकारियों में तब होती है
जब वो हमला करने के लिए तैयार होते हैं। मुझे उससे डरना नहीं था। अब डर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मैं जहां पर था वहां पर मैं बस लड़ सकता था। बचने का कोई चांस नहीं था। अगर ये सच में एक भेड़िया है तो मैं नहीं चाहता कि कल कोई अखबार में पढ़े कि जय अलानी, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक भेड़िए द्वारा मारा गया। जांच के प्रशिक्षण में हमें यह भी सिखाया जाता है कि अगर कभी शिकारी जानवरों का सामना हो तो उनसे कैसे निपटना है। मेरे पास अपने आप को बचाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए मैं अपने आप को बचाने के बारे में सोचने लगा। और एकदम से मैंने अपने पास की सभी फ्लैशलाइट्स को एक साथ चालू किया, उन्हें जला दिया पूरी ताकत से, सीधे उस जानवर की आंखों पर। अब एक असली भेड़िया उतनी तेज रोशनी को देखकर दूर भाग गया होता, क्योंकि भेड़िए रात के अंधेरे में घूमना और शिकार करना पसंद करते हैं और वो तेज रोशनी को सह नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब फ्लैशलाइट जलाई थी तो एक पल के लिए मुझे भी दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन जब मेरी नजर धीरे धीरे उस तेज प्रकाश के लिए स्थिर हुई तो मुझे हल्का सा आभास हुआ कि वो जानवर अब भी वही है, अपनी खतरनाक आंखों से मुझे घूर रहा है। उस रात दूसरी बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत दूर आ गया हूं और मेरा मरना तय है। लेकिन अगली बार जब मैंने पलकें झपकाई और फिर से खुली तो वो चीज वहां से अचानक गायब हो चुकी थी। मैं समझा ही नहीं कि वहां क्या हुआ। बस एक पल में सब कुछ पहले जैसा था। मुझे खुद को, स्थिति को समझने और खुद को संभालने में कई मिनट लग गए। वो जानवर जो भी था, लेकिन निश्चित रूप से वो भेड़िया नहीं था। मेरा दिल उस वक्त तेजी से धड़क रहा था और मैं सुरंग के अंत तक देख रहा था कि क्या वो वापस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अब तक खदानों के सबसे दूर के छोर तक पहुंच चुका था, या शायद मुझे लग रहा था कि मैं दूर के छोर पर हूं। मैंने अपने मन को हिम्मत से भरा और इससे भी बदतर हालात के लिए तैयार किया। कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा, उस जगह का निरीक्षण करता रहा, नॉर्मल सांस लेने की कोशिश करता रहा। और मैंने फिर से अपने बैग से PSP-11 स्पिरिट बॉक्स उपकरण को निकाला। वहां जो कुछ हुआ था, मेरा डर, घबराहट सबको भूलकर मैंने उस बॉक्स को फिर से सेट करना शुरू कर दिया। मैं किसी एक साफ जगह के बीच में खड़ा था और बॉक्स में लगी सुई हर दिशा की ओर इशारा कर रही थी, और अपने पास जो कुछ भी है मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उस जगह पर आवाजों का कोलाहल था, जिन्हें सुनकर मैं डरने से ज्यादा खुश था। ऐसी आवाजें अक्सर हमारे आसपास मौजूद होती है, लेकिन हमारे कान उन्हें सुन नहीं सकते। मेरे पास जो डिवाइस था उसे इसी काम के लिए बनाया गया था कि वो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को पकड़ सके, और मुझे यकीन था कि यहाँ इस स्थान पर हाई फ्रीक्वेंसी मौजूद है। मैं उन फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने उन आवाजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और अचानक मैंने एक आवाज सुनी। जो भी मैंने सुना था, मुझे उस पर तब यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब होता है। मैंने एक औरत की आवाज सुनी थी। उसने हिंदी का सिर्फ एक शब्द कहा था, और मैं इसलिए हैरान था कि आसपास इतनी सारी आवाजें होने के बाद भी मैंने उस शब्द को एकदम साफ सुना था। जाओ, दूर जाओ। बस इतना ही था, दूर जाओ। जो भी चीज मुझे वहां से बाहर जाने को कह रही थी, उसने अपनी मौजूदगी महसूस करा दी थी। उस आवाज को सुनकर मुझे लगा कि मेरी हड्डियां कांप रही है। मुझे एहसास हुआ कि किसी भी पल वो अनजान चीज मेरे सामने आ सकती है, मेरे सामने आकर खड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं उसके क्षेत्र में था। और अगर वो कर्कश अजीब आवाज कोई संकेत थी, तो मुझे यकीन था कि ये उसी की आवाज है। अकेली चुड़ैल, सॉलिटरी बीच। ये आवाज लंबी देहर खदानों की नमक वाली चुड़ैल की थी, जिसके साथ यहाँ की घटना के बारे में कई किस्से कहानियां जुड़ी है। लेकिन मैं सोचने लगा कि मैं क्यों डर रहा हूं? क्या मैं इसलिए यहां तक आया हूं? मैंने अगले 1 मिनट में अपने आप से यही बात सैकड़ों बार कही थी। मैं जानता था कि मेरा मन अब अस्थिर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं वहीं पर खड़ा रहा, अपने डर को मेरे शरीर पर हावी नहीं होने दिया। मैंने ऐसी कोई हलचल नहीं की जिससे उन आत्माओं को पता चलता कि मैं डरा हुआ हूं। ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थिर रखना ज्यादा जरूरी होता है।
क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आत्माएं भी किसी बहादुर इंसान को नुकसान पहुंचाने से पहले 2 बार सोचती है। मैं वहीं पर खड़ा रहा और मैंने हिम्मत से कहा, मैं अब यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे डरने से इनकार करता हूं। तुम जो भी हो, मुझे डराने के लिए कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं नहीं डरूंगा। और अगर तुम चाहो तो आकर अपने सबसे भयानक रूप में मेरा सामना करो। चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जान लो कि मेरा आपको नुकसान करने का कोई इरादा नहीं है। मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है। उन शब्दों के साथ मैंने अपने कदम पीछे खींचे और धीरे धीरे पीछे जाने लगा। मैंने सभी डिवाइस बंद कर दिए, क्योंकि उनका काम अब पूरा हो चुका था और मेरा भी। पीछे चलते चलते मैंने सब कुछ अपने बैग में भर लिया और केवल एक टॉर्च जलाकर मैं बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस खदान से बाहर निकलते समय पूरे रास्ते में मैं अपने पीछे किसी को चलते हुए महसूस कर सकता था। और इस बार मैं अच्छे से जानता था कि यह कोई भेड़िया या कोई जानवर नहीं है। अपनी सिक्स्थ सेंस से, अपने अनुभव से मैं ये महसूस कर सकता था कि मेरे पीछे आने वाली चीज काफी बड़ी थी। एक बहुत बड़ी छाया जो खदान की छत तक मंडरा रही थी, और वो उतनी ही चौड़ी थी। उस पूरी वापसी के दौरान मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पीछे जो कुछ है वो मुझे अपना दुश्मन नहीं समझेगा और बदले में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीछे जाते वक्त मेरा हर कदम मुझे लोहे की तरह भारी लग रहा था। मुझे अपने पीछे देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि वहां जो कुछ है वो ठीक मेरे पीछे है। लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद ऐसा करना मेरे लिए घातक होता। शायद पीछे जो कुछ था वो मेरी उस हरकत से बौखला जाता और पता नहीं फिर आगे क्या हो जाता। मैं शांति से चलता रहा, बिना पीछे मुड़े, बिना कोई आवाज किए। सुबह के 4:30 बज रहे थे जब मैं उन खदानों से सही सलामत बाहर निकला। दीपांशु जमीन पर अपनी बाइक के सहारे बैठा झपकियां ले रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। यह सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वो बाइक पर बैठ गया और मैं उसके पीछे, और हम उसी पल वहां से दूर चले गए। मैं वापस अपने कमरे पर गया और जाकर सीधे सो गया। डर का इतना ज्यादा असर मेरे दिमाग पर पड़ा था कि मैं गिरते ही सो गया था। अगली सुबह जब दीपांशु आखिरी बार मुझसे मिलने आया तो मैंने गंभीरता से उसे कहा, दीपांशु भाई, एक बात तो पक्की है, आपको उस प्लॉट को भूलना होगा। यहां जो कुछ भी अजीब है, जिसकी भी मौजूदगी है, वो उस जगह के लिए बहुत अशुभ है। और मेरी बात मानो तो आपको किसी और की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। आप उस जगह को भूल जाए, यही बेहतर होगा। दीपांशु ने खुद वहां जो कुछ अनुभव किया था, उसके बाद मेरी बात पर उसे कोई संदेह नहीं था। वो अपनी कंपनी को मेरा मैसेज देने के लिए सहमत हो गया और उस आश्वासन के साथ मैं दिल्ली लौट आया। लंबी दहर खदानों के बारे में कई किस्से कहानियां हैं और उनमें से हर कहानी आपको एक नए मोड़ पर ले जाती है। हो सकता है कि आसपास की सड़क दुर्घटनाएं भी डायन के अभिशाप का एक हिस्सा हो। बहुत से लोग इन चीजों को समझ नहीं सकते और नहीं इसे समझाया जा सकता है, कम से कम उतनी स्पष्टता से नहीं जितना मैंने यहां बताया है। लेकिन एक बात निश्चित है, लंबी दहर खदानों की नमक वाली चुड़ैल अब भी अंदर है, जीवित है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये था लंबी दहर खदान, इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और भाई जितना हो सके उतना लाइक जरूर करें। चाहता हूं कि पिछली कहानी से ज्यादा लाइक इस कहानी को मिले। और जो कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो भी दोस्त कहानी लिखना पसंद करते हैं, जो कि मुझे अपनी कहानियां भेजते हैं, उनके लिए मैं एक वेबसाइट पर काम कर रहा हूं जहां वो अपनी कहानी मेरे माध्यम से पोस्ट कर सकते हैं, जिनके लिए मैं हर महीने एक कॉन्टेस्ट रखूंगा और जिसकी सहायता से मैं उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं जल्द ही वेबसाइट का नाम शेयर करूंगा, और जो भी कॉन्टेस्ट होगा उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाए। कोई एक अच्छी सी सस्पेंस वाली कहानी लिखना शुरू कर दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।